रुचि एक कैफे में अपनी दोस्त जिया को बुलाती है। क्या हुआ रुचि, तू क्यों इतनी परेशान है और तूने अचानक से मुझे क्यों बुलाया यहाँ? यार मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। अब तू ही मुझे इस मुसीबत से निकाल सकती है। अरे बता तो सही, क्या हुआ, क्या बात है, आखिर प्रॉब्लम क्या है? देख, परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक मुझे ये नहीं बताएगी आखिर हुआ क्या है। चल अब बता ना। वो दरअसल माँ मुझे अपने साथ शहर बुला रही है। बोल रही है कि अब मैं आगे की पढ़ाई नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं माँ की बात नहीं मान रही हूँ। मुझे पढ़ाई करनी है, कुछ बनना है। अगर मैंने माँ की बात को अनसुना कर दिया ना तो वो परेशान हो जाएंगी, क्योंकि मुझे अभी पीजी का रेंट देना है, बुक्स लेनी है। तो अपनी माँ से बोलना साफ साफ कि तुझे आगे कुछ करना है अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी बनानी है तुझे। माँ अब मेरी बात ना सुनने वाली है और ना ही मानने वाली है। एक तो मेरे पापा नहीं है, इसीलिए आसपास के चाचा ताऊ माँ को भड़का रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। देख रुचि, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। हम दोनों की दोस्ती कोई आज से तो है नहीं, सालों से हम दोनों दोस्त। और अगर तू मुसीबत में होगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तू बस ये बता कि मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ। यार तू मेरी पैसों की थोड़ी सी मदद कर दे। मेरी नौकरी लगते ही मैं तेरे सारे पैसे चुका दूंगी। यार तू मेरी दोस्त है, तेरे लिए तो कुछ भी कर सकती हूँ। तूने ही तो मेरी और सुधीर की शादी करवाने के लिए कितने पापड़ बेले थे ना, तो क्या आज मैं तेरी मदद नहीं कर सकती? थैंक यू सो मच यार, सच में मेरी बहुत बड़ी मदद कर रही है तू। माँ को कितना भी समझा लूं, लेकिन मेरी माँ मेरी बात को समझ ही नहीं पाएंगी, इसीलिए मुझे अब अपने लिए खुद ही सोचना पड़ेगा। तू खुद को अकेला मत समझ, मैं हूँ ना तेरे साथ। तुझे कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे बता दियो, बाकी तो मैं हूँ ही तेरी हेल्प के लिए। चल अब मैं चलती हूँ, तू चिंता मत कर, मैं पैसे दे दूंगी। जिया और रुचि की वाकई काफी अच्छी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे को मुसीबत में कभी भी अकेला नहीं छोड़ते थे। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और अब रुचि अपनी माँ की बात को बिल्कुल भी नहीं मानती और अब भी शहर में ही रह रही होती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और कुछ दिनों के बाद रुचि की माँ मालती रुचि से मिलने सीधा उसके इंस्टीट्यूट के बाहर ही आ जाती है। माँ, आप यहाँ कैसे आई? आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं कि आप आने वाली हैं? अगर मैं तुझे बता देती कि मैं आने वाली हूँ तब तो तुम मुझसे मिलती ही नहीं, बस भागती रहती। चल मैं तुझे वापस घर लेने के लिए आई हूँ। बहुत कर ली तूने पढ़ाई, अब नहीं करनी है। माँ, आप क्या बोले जा रही हो? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। माँ, आप क्यों दूसरों की बातों में आ रही हो? अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी कुछ करना चाहती है, आपका नाम रोशन करना चाहती है। तुम मुझे मत सिखा, ऐसे बड़े बड़े शहरों में कैसे नाम बनता है, मैं अच्छे से जानती हूँ ये सब। और हाँ, अब अगर तूने मुझसे एक बार भी बहस करी तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी, बढ़िया ही नाम कमाने वाली। माँ, आप गुस्सा करो या मेरा मुंह ही तोड़ दो, लेकिन अब मैं आपकी बात नहीं मानने वाली हूँ। मैं यही रहूंगी। आप जाओ वापस, मैं आपके साथ नहीं आने वाली हूँ। ये बात आपको समझनी ही पड़ेगी। अब बस यही दिन देखना बचा था। अरे इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती। मेरी बेटी ने मुझे उल्टा जवाब दे दिया। अरे मुझे तो मर ही जाना चाहिए था। माँ, आप ऐसी बात क्यों कर रही हो? आपको पता है ना कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती है तो तू अभी के अभी मेरे साथ घर चलेगी। मैंने तेरे लिए एक लड़का देखा है, तू उससे शादी कर ले, फिर तुझे जो करना है वो करियो। शादी? माँ, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं शादी करूंगी, वो भी इतनी जल्दी? नहीं माँ, मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाली। आप उस लड़के को मना कर दो। क्यों नहीं कर सकती शादी? अरे अच्छा लड़का है, ऐसे लड़के बार बार नहीं मिलते। देख मेरा सर मत झुका, मैं नहीं चाहती कि तेरा रिश्ता टूट जाए। तुझे मेरी कसम है, तुझे ये शादी करनी ही पड़ेगी। माँ, मैं नहीं कर सकती शादी किसी से भी। क्यों नहीं कर सकती? मुझे सच सच बता, तू क्यों शादी नहीं करना चाहती? क्योंकि माँ, मैंने यहाँ पे अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली है और मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती हूँ। क्या तूने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं? अरे मैं क्या तुझे मना कर देती शादी के लिए? चल अब मुझे कोई एतराज नहीं है, चल मुझे अपने पति से मिलवा। रुचि को कुछ भी समझ नहीं आता और वो तुरंत अपनी दोस्त को कॉल करती है और उसकी मदद मांगती है। रुचि अपनी माँ को लेकर जिया के घर जाती है, जहाँ जिया अपने पति सुधीर और सास उर्मिला के साथ थी। अरे रुचि, ये तो तेरी वही दोस्त है ना जो पहले हमारे घर आया करती थी? मैंने तो सुना था ये भाग गई थी, तो तू क्या इसे अपने ससुराल ले आई? नहीं माँ, ये इसका भी घर है, ये मेरी ननद है और आपने जो भी सुना वो गलत है। और ये मेरे पति सुधीर है और ये मेरी सास है। बहू, ये सब क्या है? अरे माँ, ये
ये भाभी की माँ आई है। मैंने आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले। सुधीर, तुम्हें तो याद है? रुचि, तेरी ननद को तमीज नहीं है क्या अपने भाई से बात करने की? अरे देख, अपने भाई को ना भाई बोल रही है ना भैया। अरे थोड़ी सी इज्जत भी कर ले उसकी। माँ, वो भाई बहन है, आपस में ऐसे ही बात करते हैं। आप भी क्या इनकी बातों पर ध्यान दे रही हो? जी आंटी जी, हमारा तो रोज का ही ऐसा है। दामाद जी, क्या बात है? आपकी सास आई है, ना आपने नमस्ते कहा ना ही पैर छुए। नाराज हैं क्या आप किसी बात से? अपनी सास को देखकर अच्छा नहीं लगा क्या आपको? नहीं नहीं माँ जी, वो तो मैं आपके पाँव छूने ही वाला था। वैसे लड़का और परिवार तो अच्छा है रुचि। अब मैं कुछ दिन तेरे ससुराल में ही रहूंगी। मालती अब वहीं रह रही थी और मालती के रहने से जिया के ससुराल वालों को नाटक करना पड़ रहा था। ऐसे ही एक बार जिया और रुचि दोनों रसोई में होते हैं, तभी वहाँ उर्मिला और सुधीर आ जाते हैं। अरे बहू, जी माँ जी। तुझसे नहीं बोल रही हूँ मैं अपनी असली बहू से बोल रही हूँ। जिया, ये क्या लगा रखा है? सेल चल रही है क्या ससुराल पर, जो कुछ भी कर रही है? अरे कब तक नाटक करना पड़ेगा हमें? आंटी जी माफ कर दो मुझे। आप सबको मेरी वजह से कितनी परेशानी हो रही है। मुझे अपना करियर बनाना है और ये बात माँ नहीं समझ रही है, इसलिए मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ा। लेकिन तुम्हारे करियर को बनाने के चक्कर में हम लोगों का सत्यानाश हो रहा है। तुम अपनी माँ को जल्दी से रवाना करो, मुझसे ये नाटक और नहीं होगा। कभी कभी तो बहुत डर लगता है कहीं सच ना सामने आ जाए। हाँ रुचि, हम जितना कर सकते थे कर रहे हैं, लेकिन अब तुम भी हमारे बारे में सोचो जरा। जिया और उसके ससुराल वालों की बात सुनकर अब रुचि अपनी माँ को वापस भेजने के बारे में सोचने लगती है। कुछ दिनों के बाद मालती अपना सामान बांध रही होती है जाने के लिए। एक काम करती हूँ, दामाद जी से उनके कमरे में ही मिल के आ जाती हूँ। मालती सुधीर के कमरे में जाती है और देखती है कि वहाँ जिया सुधीर की बाहों में थी। ये देखकर मालती हाय तौबा मचाने लगती है और सब वहाँ आ जाते हैं। रुचि, ये कैसा परिवार है? अरे भाई बहन आपस में ही चिपक रहे हैं, यहाँ तो कोई मर्यादा ही नहीं है। तूने कैसा परिवार चुना है अपने लिए? क्या हुआ माँ, आप इतना चिल्ला क्यों रही हो? कितने नीच लोग हैं ये। ना ही तेरे पति को शर्म है और ना ही तेरी नंद को। आपस में ही चिपक रहे हैं जैसे पति पत्नी हो। माँ बस करो। अरे आप इन्हें नीच बोल रही हो। जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था ना, तब मेरी दोस्त ने ही मेरा साथ दिया। मैं कुछ करना चाहती थी जिसमें आपको मेरा सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन वहाँ भी जिया ही खड़ी थी मेरे लिए। तेरे लिए खड़ी थी तो क्या तेरे पति के साथ नीच हरकत करेगी? माँ, सुधीर मेरा पति नहीं बल्कि जिया का पति है और ये जिया का ससुराल है। मैंने बस झूठ बोला था क्योंकि आप मेरी शादी करवाना चाहती थी। बहन जी, एक बेटी की माँ होना आसान नहीं है, लेकिन जब बेटी काबिल हो तो उसके पैर बांधे नहीं जाते बल्कि पंख दिए जाते हैं ऊंचे आसमान में उड़ने के लिए। जिया के परिवार की सोच देखकर मालती को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो फिर कभी रुचि पर किसी बात का दबाव नहीं डालती। पूनम सुबह देर तक अपने कमरे में सो रही थी, तभी वहाँ पूनम की माँ सुजाता आती है और पूनम को उठाने लगती है। अरे ओ महारानी, क्या हो गया? नींद पूरी नहीं हुई अब तक या फिर आज उठने का मन ही नहीं है? क्या माँ, कल रात को मैं देर से सोई थी, इसलिए मेरी आँख नहीं खुली। अच्छा, और देर रात में क्यों सोई थी? ये भी तो बताना कि फोन चला रही थी। हाँ, वो मैं रील्स देखने लग गई थी, पता ही नहीं चला कब टाइम हो गया, और जब टाइम पर नजर गई तो मैं फोन रखकर तुरंत सो गई। ऐसी बात नहीं है कि मैं सोती ही रह गई। पूनम तू सुधर जा, बहुत हो गया तेरा। अरे अब तू बड़ी हो गई है, कुछ तो समझदार बन। माँ, मैं बहुत समझदार हूँ। मेरे दोस्तों में कभी भी किसी को भी कोई परेशानी होती है तो वो मेरे पास ही आते हैं, और आप बोल रही हैं कि मैं समझदार नहीं हूँ। हाँ हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि तू कितनी समझदार है। अब ज्यादा दिमाग मत खा और जल्दी से उठ। मैंने आलू के पराठे बनाए हैं, आजा खा ले। ठीक है माँ, अभी आती हूँ थोड़ी देर में। ब्रश कर लूँ पहले। पूनम अपनी माँ की एक लौती बेटी थी, इसीलिए पूनम बहुत ज्यादा लाडली थी। ऐसे ही एक दिन पूनम और सुजाता दोनों तैयार हो रहे होते हैं, तभी सुजाता पूनम से कहती है, तुझे सब कुछ अचानक से ही बोलना होता है क्या? अरे तुझे पहले नहीं बताया गया कि आज तेरी दोस्त की शादी है? बताया होता तो कम से कम उसे देने के लिए कुछ अच्छा ही ले लेते हम। माँ, मैंने शादी का कार्ड देखा ही नहीं था, मुझे लगा कि अभी शादी में टाइम है, तभी तो मैं अभी आराम से बैठी थी ना। अब मुझे क्या पता था कि उसकी शादी इतनी जल्दी हो जाएगी। तभी कहती हूँ बेटा कि कोई भी काम इतनी जल्दबाजी में नहीं किया करते। देख, तेरी वजह से अब मुझे भी कितनी जल्दी तैयार होना पड़ रहा है। कभी तो अपनी माँ की भी सुन लिया कर।
माँ अब मेरी क्या गलती है इसमें, और मैंने क्या जल्दबाजी कर दी? आप तो कुछ भी बोल रही हो। अभी आधे घंटे पहले ही तो मुझे पता चला कि मेरी सहेली की आज ही शादी है। तो जब पता ही आधे घंटे पहले लगा है, तो अब जल्दी तैयार नहीं होंगी तो क्या करेंगे हम? जल्दी यही है कि तू अगर पहले ही शादी का कार्ड देख लेती तो क्या बिगड़ जाता। खैर छोड़, अब इन बातों में कुछ नहीं रखा है। जल्दी से तैयार हो जा, फिर चलते हैं हम दोनों। सुजाता और पूनम दोनों तैयार होकर जल्दी से शादी के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों पूनम की सहेली रिया के घर पहुंचते हैं, जहां शादी जैसा अभी कुछ भी नहीं हो रहा था। ये देखकर सुजाता पूनम दोनों ही चौंक जाते हैं। तभी पूनम की सहेली भी वहां आती है और दोनों को इतना तैयार देखकर कहती है, अरे पूनम आंटी जी, आप दोनों यहाँ अचानक से कैसे? और आप दोनों इतना तैयार क्यों हुए हो? कहीं बाहर शादी में जा रहे हो क्या आप दोनों? बेटा, हम तो यहाँ तेरी ही शादी के लिए आए थे। पूनम ने कहा था मुझसे कि तेरी शादी हो रही है। उसने शादी का कार्ड देखा नहीं ना, तो अभी पता चला कि शादी आ जाए, इसलिए हम जल्दी में आ गए। क्या मेरी शादी में? क्या हुआ? तू इतना जोर जोर से क्यों हंस रही है? हमें बता तो सही, यहाँ कोई फंक्शन क्यों नहीं हो रहा? आज ही है ना तेरी शादी? अभी तूने मुझे फोन पर बताया था ना? नहीं यार, मेरी आज शादी नहीं है और मैंने तुझे फोन पर याद दिलाने के लिए बोला था। 1 महीने बाद आज के दिन ही मेरी शादी है। यार तू भी ना पूरी बात तो सुनती ही नहीं है। पूनम तू सुधर जा, हमेशा ही काम बिगाड़ती है। चल अब घर यहाँ से। यहाँ आकर हमारी बेइज्जती तो करवा ही दी है। एक तो इतनी जल्दी में हमें यहाँ आना पड़ा। पूनम अपनी जल्दबाजी के चक्कर में कई सारे काम बिगाड़ देती थी और फिर बाद में ऐसे ही उसे डांट खानी पड़ती थी, लेकिन वो फिर भी सुधरती नहीं है। पूनम अब जल्दबाजी करती और काम बिगाड़ती थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद सुजाता पूनम को कुछ पैसे देती है और बोलती है, पूनम ये ले पैसे, और पड़ोस वाली रमा आंटी को दिया। मैंने उनसे लिए थे ना पैसे। आपने उनसे क्यों पैसे लिए? वो तो खुद ही आपसे पैसे मांगती रहती है। अब क्या इतनी अमीर हो गई है कि उन्होंने आपको पैसे दिए? तू दिमाग मत चला, वो तेरे पास है नहीं, क्योंकि तू बस जो मैंने कहा है ना वो कर। ठीक है माँ, मैं दी आऊंगी पैसे। अच्छा, थोड़ी देर में जाऊंगी मैं। नहीं अभी जा, वरना थोड़ी देर में तू भूल जाएगी ना कि मैंने कोई काम भी दिया था तुझे। अपनी माँ की बात सुनकर पूनम तुरंत पड़ोसन रमा के घर जाती है, जहाँ रमा की बेटी सोम्या होती है। पूनम सोम्या से कहती है, रमा आंटी कहाँ है? माँ तो बाहर गई हैं, कुछ सामान लेने। क्या हुआ, माँ से कोई काम था क्या तुम्हें? हाँ, वो माँ ने कुछ पैसे दिए थे और कहा था कि रमा आंटी को दे देना। मैं बस इसलिए आई थी। अच्छा तो कोई बात नहीं, मुझे दे दो, मैं दे दूंगी माँ को जब माँ आएंगी। ठीक है, लेकिन याद से दे देना। और हाँ, ये भी बोलना कि पूनम देने आई थी। पूनम सोम्या को पैसे देकर वहाँ से चली जाती। कुछ देर बाद सुजाता के घर रमा आती है और गुस्से में रमा से कहती है, सुजाता, तू मेरी बेटी को क्यों पैसे देकर गई? मैंने तुझे पहले ही बताया था ना कि मेरी बेटी को पैसे मत दिया कर, उसकी वैसे ही तबीयत खराब रहती है। और तू पैसे देकर गई तो उसने तुरंत बाहर का खाना मंगवा लिया और अब उसकी तबीयत फिर से खराब हो गई। लेकिन मैंने तो पूनम को दिए थे पैसे, और ये भी कहा था कि पैसे रमा को ही दे के आना। सुजाता तुरंत पूनम को वहाँ बुलाती है और पूनम के आने पर बोलती है, पूनम, मैंने तुझे पैसे रमा आंटी को देने को कहा था ना, तो तूने दिए क्यों नहीं रमा आंटी को पैसे? नहीं, मैंने तो उनकी बेटी सौम्या को दिए थे। रमा आंटी तो घर पर ही नहीं थी। मुझे तो कुछ बोलना ही नहीं है। तेरी बेटी ने आज तक कोई काम बिना बिगाड़े किया है क्या, जो अब कर देगी? अरे सब कुछ पता होने के बाद भी पूनम हमेशा ही गलती करती रहती है। बाहर वालों से भी पूनम को बहुत डांट पड़ती है और पूनम अब कोशिश भी करती है कि उससे कोई भी गड़बड़ ना हो, लेकिन पूनम तो अब पूनम ही थी और वो बिना गलती के कहाँ रह पाती। वो हमेशा गलती करती थी। कुछ दिनों के बाद पूनम के घर कल्पना नाम की औरत अपने बेटे अर्जुन के साथ आती है। घर में सुजाता नहीं थी, इसीलिए पूनम उनसे कहती है, जी आप दोनों कौन और यहाँ क्यों आए हैं? वो हमें यहाँ तुम्हारी माँ ने बुलाया था, जरा अपनी माँ को बुला लो। माँ तो घर पर नहीं है, लेकिन आपने बताया ही नहीं कि आप हो कौन। मैंने तो पहले आपको कभी माँ के साथ देखा ही नहीं। आप माँ को कैसे जानती हो? क्या लगती हो मेरी माँ की? बेटा, घर पर मेहमान आए हैं, तू तो गेट पर ही खड़े करके सवाल जवाब किए जा रही है। चाय पानी नहीं पूछते हो क्या तुम लोग मेहमानों को, या फिर ये रिवाज ही नहीं है तुम लोगों के घर का? नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है।
वो तो मैं बस पूछ रही थी। मैं तेरी माँ की दूर की बहन हूँ, मिलना जुलना तो वैसे भी कम ही होता है, इसीलिए तुझे मेरे बारे में खास नहीं पता है। खैर कोई बात नहीं, अब मैं आई हूँ ना, मैं तुझे बताती हूँ सब। पूनम उन लोगों को अंदर लेकर जाती है और चाय पानी देती है। कल्पना पूनम को भी जबरदस्ती चाय पिला देती है। काफी देर बाद जब सुजाता आती है तो देखती है कि घर का सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा था, काफी कुछ गायब था। पूनम वहीं बेहोश होती है। सुजाता पूनम को उठाती है और उसके मुंह पर पानी डालती है। जब पूनम को होश आता है तो सुजाता कहती है, पूनम क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? तू बेहोश कैसे हो गई? और घर का सामान यहाँ वहाँ बिखरा है, आधा सामान गायब है। यहाँ कौन आया था? माँ, एक औरत आई थी लड़के के साथ, कह रही थी आपकी कोई दूर की बहन है। मैंने उन्हें अंदर आने को दिया और चाय पिलाई, लेकिन उन्होंने चाय नहीं पी और मुझे ही जबरदस्ती चाय पिला दी। उसके बाद मैं बेहोश हो गई और मुझे कुछ भी याद नहीं है। हे भगवान, दिन दहाड़े चोरी हो गई हमारे घर में और तुझे पता भी नहीं चला। तेरी शादी करनी थी, इतना खर्चा था, वो सब कैसे होगा? हमारा तो काम ही बिगड़ गया ना पूरा। पूनम की बेवकूफी से सुजाता को इतना भारी नुकसान चुकाना पड़ता है। गोपी अपनी माँ मीना के साथ एक गांव में रहती थी। मीना सिलाई का काम करती और उसी से वो अपना घर भी चलाती। एक दिन उसकी बेटी गोपी खाना लेकर उसके पास आती है। माँ, कितना काम करोगी? थोड़ा खाना खा लो और आराम कर लो। बेटी, समय नहीं है, कल तक मुझे ये सभी ब्लाउज सिल कर देने हैं। अगर नहीं दिया ना तो मुझे आगे काम नहीं मिलेगा। माँ, आप इतना मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि पूरे गांव में आपके सिवा कोई और सिलाई करने वाली है नहीं, तो लोगों को आपके पास ही आना पड़ेगा ना। बेटी, आजकल जमाना बहुत आगे है, अगर मैं नहीं करूँगी ना उनका काम तो वो कहीं और से करवा लेंगे। ठीक है माँ, आप जीती और मैं हारी। आप खाना खा के थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद आपको जो करना है वो कर लेना। मीना अपनी बेटी की बात मान जाती है और सिलाई छोड़कर खाना खाने लगती है। खाकर वो जैसे ही बिस्तर पर थोड़ा आराम करने के लिए जाती है, उसकी आंख लग जाती है। अपनी माँ को सोता देखकर गोपी सोचती है, मेरी माँ अकेले ही कितना काम करती है, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। वैसे तो मुझे सिलाई नहीं पसंद है, लेकिन अगर काम पूरा करके नहीं दिया तो काम नहीं मिलेगा, इसलिए मैं ही सिल देती हूँ सारे ब्लाउज। सुबह मीना की अचानक से आंख खुलती है। हे भगवान, कल रात में तो मुझे बहुत सारे ब्लाउज सिलने थे, मैं सो कैसे गई? इसलिए मैंने गोपी को कहा था कि ना मैं खाऊंगी ना ही आराम करूंगी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी आंख लग जाएगी। अब क्या करूं मैं? गोपी, तू यहाँ क्यों सो रही है? और ये सिलाई मशीन बाहर कौन लाया? ये तो अंदर थी ना। मीना के पूछने पर गोपी उसे सब बताती है। गोपी की सारी बातें सुनने के बाद मीना कहती है, बेटी, तुझे तो सिलाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी तूने मेरे लिए इतनी मेहनत करी। माँ, आप तो रोज इतनी मेहनत करती हो, मैंने सोचा इसी बहाने आपकी थोड़ी मदद कर दूं। मीना और गोपी आपस में बातें कर रही होती हैं। तभी गांव की औरतें अपने कपड़े लेने के लिए उसके पास आती हैं और सभी ब्लाउज के डिजाइन को देखकर वो बहुत खुश होती हैं। तभी एक गायत्री नाम की औरत कहती है, मीना बहन, लगता है इस बार आपने बहुत दिमाग लगाकर ब्लाउज के डिजाइन बनाए हैं, तभी सारे डिजाइन बहुत ही अलग और सुंदर हैं। गायत्री बहन, इस बार की सारी सिलाई मैंने नहीं की, मेरी बेटी ने की है। उसे सिलाई आती है, लेकिन वो कभी करती नहीं है। अगर पहनने के बाद आपको कोई कमी लगे ना तो आप मुझसे ठीक करवा लेना। ठीक है मीना बहन, वैसे डिजाइन देखकर ही दिल खुश हो गया है। लगता नहीं है कि इसमें कोई कमी होगी, लेकिन फिर भी अगर मुझे लगा तो मैं जरूर आऊंगी। गायत्री वहाँ से चली जाती है। दिन बीतते हैं और बीतते दिनों के साथ गोपी सिलाई के काम में अपनी माँ की मदद करने लगती है और धीरे धीरे वो भी बहुत अच्छी सिलाई करना शुरू कर देती है। एक दिन वो घर में कपड़े सिल रही होती है, तभी उसकी सहेली रानी अपने भाई केशव के साथ उसके घर आती है। गोपी, कहाँ है तू? कितने दिन हो गए तू मेरे घर नहीं आई है। मुझे तो लगता है तू मुझे भूल ही गई है। नहीं रानी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है कि अब मैं सिलाई के कामों में अपनी माँ का हाथ बांटने लगी हूँ,
इसी बहाने उनकी मदद भी हो जाती है और मुझे कुछ भी नया सीखने को ही मिल जाता है। सही है, इसी बहाने तुम गरीब लोगों की थोड़ी और आमदनी हो जाएगी, क्योंकि एक से भले दो दो होते हैं। भैया, आप मेरी सहेली की ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकते। मैं किसी की कोई बेइज्जती नहीं कर रहा, जो सच था मैंने वही बोला है। तुम मेरी छोड़ो, जिस काम के लिए आई हो ना वो काम करो और निकलो जल्दी, हमें और भी जगह जाना है। ठीक है, आप चलिए, मैं आती हूँ। गोपी, मेरे भाई की बातों का बुरा मत मानियो, तू तो जानती है ना कि वो कैसा है। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे उनकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मैं तुझे यहाँ अपनी शादी की खुशखबरी देने आई हूँ। 4 दिन बाद मेरी शादी है, मैं चाहती हूँ तू वहाँ आए। रानी, तू जानती है ना कि मेरे गरीब और तेरे अमीर होने के कारण तेरे घर में कोई भी हमारी दोस्ती को पसंद नहीं करता है। मैं वहाँ कर तेरा फंक्शन खराब नहीं करना चाहती हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, तू मेरी दोस्त है, तुझे मेरी शादी में आना ही पड़ेगा। रानी जल्दी करो, हमें देरी हो रही है, और भी जगह जाना है हमें। जी भैया, अभी आती हूँ। गोपी, मुझे ना देर हो रही है, मैं चलती हूँ। तुझे आना है मेरी शादी में, मैं तेरा इंतजार करूँगी। रानी वहाँ से चली जाती है और गोपी उसकी बातें सुनकर परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पास कोई अच्छे कपड़े नहीं थे जिसे पहनकर वो रानी की शादी में जा सके। तभी उसकी माँ मीना उसके पास आकर कहती है, गोपी चल, मेरे साथ थोड़ा बाजार चले, मुझे सिलाई के लिए कुछ कपड़े लेकर आने हैं। माँ, जब आप मार्केट जा ही रही हो तो क्या आप मुझे एक अच्छा सा लहंगा दिला सकती हो? मुझे अपनी सहेली रानी की शादी में पहनना है। गोपी बेटी, तू तो अपने घर की हालत जानती है ना, या हमारे अच्छे कपड़े पहनने की हालत नहीं है। मैं तुझे लहंगा कहाँ से दिलाऊंगी? माँ, सिर्फ एक लहंगा ही तो मांगा है, कौन सी बहुत बड़ी चीज मांग रही हूँ? बेटी, एक लहंगा 5 से 7 हजार तक का होगा, अब इतने पैसे मैं कहाँ से ले आऊँ? ठीक है माँ, कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊंगी शादी में, आप परेशान मत हो। गोपी चुपचाप अपनी माँ के साथ बाजार जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन मीना को अपनी बेटी का उदास चेहरा देखकर बहुत दुख होता है। दोनों बाजार पहुंचकर सिलाई के लिए कपड़े और बाकी का सामान लेकर घर लौट रही होती हैं। तभी गोपी की नजर कुछ बच्चों पर जाती है, जो कि माचिस की तिल्लियों से ड्राइंग शीट पर घर बना रहे होते हैं, जिसे देखकर वो अपने मन में सोचती है, ये घर कितना अच्छा लग रहा है। अगर माचिस की तिल्लियों से इतना अच्छा घर बनाया जा सकता है तो लहंगा भी तो बनाया जा सकता है। क्या हुआ गोपी, तुम क्या सोचने लगी? घर नहीं चलना? कुछ नहीं माँ, चलिए घर चलते हैं। गोपी और मीना घर आ जाते हैं। मीना अपनी सिलाई में लग जाती है और गोपी दुकान जाकर बहुत सारी माचिस और कुछ रंग लेकर आती है। माचिस की सभी तिल्लियों को अलग अलग रंग में डुबोकर वो धूप में सुखा लेती है। वो ऐसा कई बार करती है, जिससे उसके पास बहुत सारी माचिस की तिल्लियां इकट्ठा हो जाती हैं। तभी मीना उसके पास आती है। हे भगवान, गोपी तू पागल तो नहीं हो गई है? इतनी सारी माचिस की तिल्लियों का तू क्या करेगी? माँ, मैं रानी की शादी में पहनने के लिए माचिस की तिल्लियों का लहंगा बनाऊंगी। देखना, सब मेरे लहंगे को देखकर बहुत खुश होंगे और तारीफ भी करेंगे। खुश होंगे? ये तो सही कहा तूने, क्योंकि उन्हें मजाक उड़ाने का मौका जो मिल जाएगा। लेकिन तेरा माचिस का लहंगा देखकर वहाँ के लोग तेरी तारीफ नहीं करेंगे, बल्कि तेरा मजाक बनाएंगे। माँ, वो तो वक्त बताएगा। अब जो मैंने सोच लिया है मैं वही करूँगी। तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है बेटी। मैंने जो पैसे इकट्ठे किए हैं ना, तू उसे ले जाकर अच्छा सा लहंगा लिया। ये माचिस का लहंगा बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं माँ, अब मुझे पैसे नहीं चाहिए, अब मैं माचिस का ही लहंगा बनाऊंगी। ठीक है, मत सुन मेरी। जब तुझे अपनी बेइज्जती करवाने का इतना ही शौक लग रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मीना इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। गोपी पर उसकी बात का कोई असर नहीं होता और वो दिन रात एक करके अपना माचिस का लहंगा तैयार कर लेती है और उसे पहनकर वो अपनी माँ के पास आती है तो मीना उसे देखती ही रह जाती है। ये किसका लहंगा मांग कर पहन कर आई है तू? कितना सुंदर लहंगा है ये। माँ, ये मेरा माचिस का लहंगा है, देखो कितना सुंदर लग रहा है। तू सही कह रही है बेटी, तेरा माचिस का लहंगा तो सच में बहुत सुंदर है। मुझे माफ कर दे, माँ होकर मैंने तेरा ही मजाक उड़ाया। कोई बात नहीं माँ, उसी से मुझे और इच्छा हुई कि अब मुझे ये काम करके ही दिखाना है, और देखो मैंने कर दिखाया। गोपी अपना बनाया हुआ माचिस का लहंगा पहनकर
रानी की शादी में पहुंचती है। तभी केशव उसे देखकर कहता है, मुझे पहले ही पता था कि तुम कुछ ऐसा ही पहनोगी, क्योंकि अच्छा और महंगा लहंगा खरीदने की तुम जैसे लोगों की औकात नहीं होती है। भैया, जो मैंने पहना है अपनी मेहनत से बना कर पहना है और मुझे इसे पहनने से कोई शर्म नहीं है। गोपी और केशव आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी रानी अपने दोस्तों के साथ उसके पास आती है और सभी उसका माचिस का लहंगा देखकर दंग रह जाते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं, जिसे सुनकर केशव का सर झुक जाता है। इस तरह से गोपी का लहंगा पहनने का शौक भी पूरा हो जाता है और अलग डिजाइन का लहंगा देखकर उसे कई ऑर्डर भी मिलते हैं।